हेलो साथियों, मैं प्रवीण कुमार द गाइड इंग्लिश पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए देखते हैं कि हम इस प्रीपोजिशन क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसको समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, यूज करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो उस नाउन और प्रोनाउन के डायरेक्शन, मोमेंट, अवस्था, टाइम को दर्शाने के लिए जिस निश्चित शब्द का प्रयोग करते हैं वही निश्चित शब्द प्रीपोजिशन होता है। जैसे हम बोलते हैं कि द टेबल द बुक इज ऑन द टेबल, और इसी वाक्य में हम अलग लिखते हैं द बुक इज टेबल। ये दोनों एक ही तरह का सेंटेंस है, केवल इसमें ऑन लगा है, उसमें ऑन नहीं लगा है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज टेबल, द बुक इज द टेबल। तो इससे कोई जो हम बोलना चाह रहे हैं, जिस स्थिति को हम दर्शाना चाह रहे हैं, इस सेंटेंस से वो सेंस नहीं निकल पा रहा है। द बुक इज द टेबल, किताब टेबल है, इससे कोई क्लियर अर्थ नहीं निकल पा रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में हम अगर ऑन ऐड कर देना है द टेबल के पहले, तो हमारा कहने का जो सेंस है वो सही से ही निकल पा रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल के ऊपर है। और अगर ऐसे हम बोले कि द बुक इज द टेबल, तो इससे कोई हमारा जो कह रहे हैं वो सेंस नहीं निकलेगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं वाटर इज इन द ग्लास। इससे यह दर्शाया जा रहा है कि पानी जो है ग्लास के अंदर है। अगर हम इनका प्रयोग ना करें तो वाटर इज द ग्लास, ये कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इसलिए प्रीपोजिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे वाक्य में। प्रीपोजिशन जब हम पढ़ते हैं तो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पूर्व और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। यानी कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो प्रीपोजिशन वो शब्दांश है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पूर्व में आकर उस सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से उसका संबंध स्थापित करता है। जैसे हम लोग देखे थे द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे द टेबल के पहले ऑन आया है और नाउन के रूप में द बुक है और नाउन के रूप में द टेबल है। इज वर्ब है और ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। इस सेंटेंस को हम अगर गौर से देखते हैं तो ऑन जो नाउन के पूर्व आया है, टेबल के पूर्व आया है, इस टेबल का संबंध इस बुक से स्थापित कर रहा है कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। इस सेंटेंस में बुक का अर्थ निकल रहा है कि बुक टेबल से ऊपर है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में यही संबंध है कि बुक टेबल के ऊपर है, वाटर इज इन द ग्लास, इससे यही साबित हो रहा है कि पानी जो है ग्लास के अंदर है। तो प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व आकर उस सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से या दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करता है, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस सेंटेंस में कि जो भी हम नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं उसकी स्थिति, पोजीशन, डायरेक्शन, मोमेंट को क्लियर करता है कि वो किस स्थिति में है, किस डायरेक्शन में है। जैसे हम लोग बोलते हैं सी कम्स टुवर्ड मी, वो मेरे तरफ आ रही है, तो इससे इसे दर्शाया जाता है कि वो कहाँ जा रही है, उसका दिशा का निर्देश दिया जा रहा है कि वो मेरे तरफ आ रही है। तो आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं, इसका यूज हम क्यों कहाँ पे करते हैं और कौन से प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होता है। तो जब हम प्रीपोजिशन को देखते हैं तो प्रीपोजिशन बहुत तरह का होता है। प्रीपोजिशन की अगर काउंटिंग करें तो ये लगभग 150 से भी ऊपर प्रीपोजिशन है। हम लोग को एग्जाम में कन्फ्यूजन तब होता है
जब एक ही सेंटेंस में जहाँ प्रीपोजिशन फिल करने के वो आता है तो हमें लगता है कि यहाँ 2 से अधिक प्रीपोजिशन उपयुक्त है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशन लग सकता है। तो जो भी कन्फ्यूजन वाले प्रीपोजिशन है उसको हम एक साथ देखने का प्रयास करेंगे ताकि आगे चलकर हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो और कहीं भी दिक्कत ना हो। प्रीपोजिशन कितने लोग बोलते हैं कि रट ले, इसको याद कर ले। रटने से कितना याद होगा, रट कर हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो हम लोग रटेंगे भी नहीं। इस वीडियो में, इस क्लास के बाद आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रीपोजिशन क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। हम पूरा विस्तृत पूर्वक से इस क्लास में देखने वाले हैं। जैसे कि इन और इनटू, एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग सेम होता है। में अगर हिंदी मीनिंग सेम होता है, इसका अर्थ भी सेम अर्थों में, इसका उपयोग भी सेम अर्थों में होता है, तो इसका निर्माण नहीं होता है। 2 अलग है, इस यानी इसमें कोई डिफरेंस है तभी 2 बना है। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या अंतर है कि इसका अलग अलग उपयोग किया जाता है। जैसे इन है, इन जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो, यानी कोई सीमा रेखा है, जैसे हम लोग घर में बैठे हैं, यानी ये घर एक क्या हो गया, सीमा रेखा हो गया। अगर कोई इस घर में पहले से मौजूद हो, चाहे वो गति में हो या स्थिर हो। हम लोग घर में रहते हैं तो कोई लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कोई लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी होते रहती है एक साथ, लेकिन सारे एक्टिविटी वो घर के अंदर ही होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसी घर में कोई बाहर से प्रवेश कर रहा है, कोई अपने ड्यूटी से आ रहा है बाहर से, तो उसके लिए इनटू का लगेगा प्रयोग, उनटी का प्रयोग होगा। क्योंकि जब कोई किसी सीमा रेखा का उल्लंघन करके बाहर से प्रवेश करता है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सीमा रेखा का उल्लंघन गति में है, घर से बाहर से आ रहा है, घर में पहले से नहीं है, यानी घर का जो सीमा है इस सीमा में पहले से नहीं है, बाहर से आ रहा है, घर इस सीमा का उल्लंघन करके आ रहा है और गति के साथ आ रहा है। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे और घर के अंदर जो भी है उनको दर्शाने के लिए इन का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। वाटर इज इन द ग्लास, यानी ये सेंटेंस का कहने का सेंस है कि पानी जो है वो ग्लास के अंदर पहले से है। अब ये नहीं ग्लास के अंदर है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे इन होगा, यहाँ पे मे के अर्थ में इन होगा। फिशेज लिव इन द रिवर, इस सेंटेंस से क्लियर हो पा रहा है कि मछली जो है नदी में रह रही है। अब मछली नदी में स्थिर ही नहीं रहती है, वो तैरती भी है, उछलती भी है। तो इस स्थिति को हम दर्शाने के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। और आगे देखेंगे इस एग्जाम्पल में, सी जम्प्ड इनटू द रिवर। इस सेंटेंस से ये दर्शाया जा रहा है कि जो रिवर है, इस रिवर के सीमा से बाहर से वो प्रवेश कर रही है, जब उछल रही है। इस रिवर में पहले से नहीं है। जैसे हम लोग नदी तालाब में जाते हैं, देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग, बहुत सारे लोग उस नदी या तालाब में स्नान कर रहे होते हैं। तो जो उस तालाब में नदी में पहले से स्नान कर रहा है उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई उछल के उसमें प्रवेश करता है तो उसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो आइए हम लोग देखते हैं अपने लैंग्वेज में। जैसे कि हमारे तरफ बहुत तरह के सॉन्ग आता है और बहुत लोग उसको सुनना भी पसंद करते हैं, तो हम उसी सॉन्ग के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक सॉन्ग है, हम आपके दिल में रहते हैं। इसमें कवि का कहने का यह प्रयास कर रहा है कि ये जो दिल है, हम आपके दिल में पहले से रह रहे हैं। यानी पहले से स्थिति दर्शाया जा रहा है कि ये जो वो दिल हम स्थिति है वो पहले से वो दिल के अंदर है, इसमें कोई बाहर से प्रवेश नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। और आगे चल के एक और गाना है जिसमें है कि कौन है जो दिल में समाया। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि कौन है जो तो बाहर से दिल का जो सीमा है उसको उल्लंघन करके बाहर से प्रवेश कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, इनटू होगा। क्या होगा, इनटू होगा। यानी इन और इनटू में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे जब हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि उसमें कहने का मतलब क्या है। अगर उसमें दर्शाया जा रहा है कि कोई जो वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बाहर से प्रवेश कर रहा है, उल्लंघन करके आ रहा है, इस गति के साथ बाहर से उस सीमा में आ रहा है, उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। और वो पहले से उस सीमा में है तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं, बिटवीन और अमॉन्ग। ये दोनों ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग सेम होता है बीच में। इन दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है बीच में। अगर ये अलग अलग बिटवीन और अमॉन्ग अलग अलग 2 प्रीपोजिशन है, यानी कि दोनों में कोई ना कोई अंतर है, तभी इस दोनों का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस दोनों में क्या अंतर है और इसका प्रयोग कहाँ कब किया जाता है। जब कोई भी 2 के बीच में हो
तो उसे दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो स्थिति दर्शा रहे हैं, उस स्थिति में यह दर्शाया गया हो कि बात दो के बीच हो रही है, यानी दो जो भी बात हो रही है वो दो के बीच हो रही है, उसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड सोहन, वो लड़का है, वो या कोई भी वो है जो राम और सोहन, यानी यहाँ पे राम है और सोहन है, ये दो लोग हैं, एक राम है और एक सोहन है, राम और सोहन के बीच में बैठा है, दो लोगों के बीच में बैठा है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे बच्चों, तो बिटवीन प्रयोग करेंगे। और जब कोई दो से अधिक के बीच में बैठा हो तो उसके लिए एमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे कहीं भी भीड़ भाड़ जगह में हम लोग रहते हैं तो दो से अधिक लोग वहाँ पे होते हैं, तो उसके लिए एमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज डांसिंग एमोंग गर्ल्स, यानी वो लड़कियों के बीच नाच रहा है, लड़कियाँ एक नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स है यानी एक से अधिक लड़कियाँ है, यानी लड़कियों के बीच नाच रहा है। इसका ये दर्शाया जा रहा है कि वो एक के बीच नहीं है, दो से अधिक लोगों के बीच में है। तो जब भी कोई सेंटेंस में दर्शाया जाए कि दो से अधिक लोगों की बात की जा रही है, दो से अधिक के बीच में की बात की जा रही है, तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एमोंग करेंगे। और जब दो लोगों के बीच की बात को दर्शाना हो तो उसके लिए हम लोग बिटवीन प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एमोंग और बिटवीन क्या होता है। हमारे बीच में एक दोहा है जो कि यह है कि एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण, बीच में जनक की सृजनहारी, राम जी की निकली सवारी। इसमें यह दर्शाया जा रहा है कि एक तरफ राम है, एक तरफ लक्ष्मण है और बीच में सीता माता है और तीनों जन का ये सवारी निकला हुआ है। तो जो सीता माता को दर्शाया जा रहा है राम और लक्ष्मण के बीच में दर्शाया, यानी सीता माता दो लोगों के बीच में है। तो यहाँ पे दर्शाने के लिए बीच में के लिए क्या प्रयोग करेंगे, बिटवीन करेंगे। अगला एमोंग के बारे में देखते हैं। जैसे बंसी बजावे बंसी बजैया, चारों तरफ गोपिया बीच में कन्हैया, यानी चारों तरफ गोपिया है, गोपिया दो नहीं है, गोपिया मतलब दो इससे अधिक है और बीच में कन्हैया है, यानी चारों तरफ गोपिया हैं और बीच में कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एमोंग प्रयोग करेंगे। तो आप लोग समझ गए कि इन और इनटू में क्या अंतर है, दोनों का प्रयोग अलग अलग क्यों होता है, और बिटवीन और एमोंग में क्या अंतर है, दोनों का प्रयोग अलग अलग क्यों होता है। दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रीपोजिशन हम लोग देखते हैं, विथ, बाय और फ्रॉम। ये तीनों प्रीपोजिशन एक ऐसा है जिसका हिंदी मीनिंग सेम के अर्थ में होता है, हिंदी मीनिंग एक ही होता है। जैसे विथ, बाय और फ्रॉम का हिंदी मीनिंग से, द्वारा या साथ के अर्थ में किया जाता है। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि इन तीनों का अलग अलग किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है, या कि विथ का प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो पहले हम देखते हैं विथ के बारे में। जब कोई कार्य शरीर के किसी अंग या अंत्र तंत्र के सहारे की जाती हो तो उसे दर्शाने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में अपना शरीर का कोई अंग लगाते हैं या किसी यंत्र तंत्र के सहारे कोई काम करते हैं तो उसको दर्शाने के लिए, उसको मतलब बताने के लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग पाँव से चलते हैं, हम लोग आँख से देखते हैं, हम लोग मुँह से बोलते हैं। यहाँ पे अपने अंग को, शरीर को हम लोग अंग दर्शा रहे हैं कि हम लोग हाथ से लिख सकते हैं, हम लोग पाँव से चलते हैं तो यहाँ पाँव क्या हो गया, हाथ क्या हो गया, ये सब शरीर का एक अंग हो गया। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू कैन ओपन द बॉक्स विथ ए स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम बॉक्स को स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र तंत्र है स्क्रू ड्राइवर, इसके सहायता से हम बॉक्स को खोलते हैं, इसके सहायता से अपना काम निकालते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होगा। अब समझ में आ गया होगा। जैसे वी स्पीक विथ माउथ, यानी हम लोग मुंह से बोलते हैं। तो मुंह से बोलने में हमारे इस जो माउथ का प्रयोग किया गया है एक शरीर का अंग है, तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे विथ का प्रयोग होगा। यहाँ पे से के अर्थ में इसको विथ होगा, और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर एक यंत्र है तो इसको इसके लिए से के अर्थ में विथ होगा। यानी हम किसी भी स्थिति को दर्शा रहे हैं, अगर उसमें से के अर्थ दर्शाना है और हम बात किसी शरीर के अंग या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कर रहे हैं तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। और अगला टॉपिक देखते हैं बाई। जब कोई कार्य या चाहे कोई भी कार्य हो वो मानव के द्वारा संपादित किया जा रहा हो तो उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग प्रीपोजिशन में, बाई का सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग वॉइस में पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बाई का अधिकतर यूज होता है। आप लोग देखते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो यानी ये दर्शाया जा रहा है कि जो कोई भी काम हो, कोई भी काम हम कर रहे हैं वो ही सी के कोई भी नाम या कोई भी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा हम संपादित कर रहे हैं।
जैसे ए लेटर इज रिटन बाई राम, यानी लेटर जो है ये राम के द्वारा लिखा जा रहा है, जो कि राम एक आदमी है। यानी काम करने का प्रभाव कौन है, काम करने वाला कौन है, एक आदमी है, तो इसलिए यहाँ पे बाई का प्रयोग हुआ है। अगर हम उस यहीं पे लिखते ए लेटर इज रिटन विथ पेन, अगर पेन लिखते हैं तो यहाँ पे पेन एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक औजार हो गया, तो यहाँ पे बाई ना आकर विथ आता। अगर पेन होता इसलिए विथ आता, लेकिन वहाँ पे पेन नहीं रहता, यहाँ पे राम अगर कोई आदमी होता है तो बाई होता है। आप लोग समझ गए कि बाई और विथ में क्या अंतर है। जब कोई भी कार्य किसी हमारे शरीर के कोई भी अंग या यंत्र तंत्र के सहारे किया जाए तो उसके लिए विथ आता है, और कोई भी काम बाई मानव के द्वारा संपादित हो तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो किसी से किसी का अलगाव को दर्शाता है, यानी कि कोई किसी से जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, विलग हो रहा है, उन दोनों के बीच जुदाई हो रहा है, इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से अलग हो रहा है। दिल्ली एक जगह है जहाँ वो पहले रहता था, अब वहाँ से वो अलग हो रहा है, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और आगे देखते हैं बाई, फ्रॉम और विथ का, तीनों का हम एक ही एग्जाम्पल में तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। गांधी जी वाज किल्ड विथ अ गन, यहाँ पे गन एक क्या है, गन एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को दर्शाने के लिए यहाँ पे इसके लिए से के अर्थ में विथ आएगा, जो कि एक प्रीपोजिशन है। बाई नाथूराम गोड्स, नाथूराम गोड्स ये क्या है, एक आदमी है, एक इंसान है, तो इसको दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग किया जाएगा। एंड ही वेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड से जुदा हो गए, चले गए, तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो आप इस सेंटेंस के द्वारा ये समझ गए कि विथ, बाई और फ्रॉम कहाँ कहाँ लगता है, जब इसका अर्थ से के द्वारा में से के बारे में कहा जाए। यानी विथ जब कोई काम हम शरीर के अंग से करें, किसी यंत्र तंत्र से करें, तो वहाँ पे विथ होगा। कोई भी काम मानव के द्वारा किया जाता हो तो उसके लिए, उसको दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग करेंगे। कोई भी कार्य जिस सेंटेंस में अगर अलगाव, बिलगाव या जुदाई का सेंस हो, उसके लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग देखें इन और इनटू में क्या अंतर होता है, इन और इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिटवीन और अमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, विथ, बाई और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये इन सभी प्रीपोजिशन में आपका जो भी कन्फ्यूजन आज तक था वो मुझे उम्मीद है कि दूर हो गया होगा। और आगे इसी तरह की प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने के लिए वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद।